Hello friends, hello and warm welcome to our channel Dil Se History. Today the purpose is to make this video is basically the question arises according to the title page. You have seen that page in this video. So the question is, who will feed India? The question is very critical and the situation is also very critical. So why this question arises? This is the big problem in our near future, which we will have to encounter this problem. So this problem, which we can see nowadays, we have surplus food grains, but in near future, the problem is going bigger and biggest. So to encounter this problem, I have made this video for you. और दोस्तों इसको समझते हैं फैक्ट्स के साथ. तो अब स्लाइड्स के साथ हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या है, और ये बहुत गंभीर समस्या है. दिस इज़ अ वेरी क्रूशल प्रॉब्लम, वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन विच वी हैव एंटर्ड एक्चुअली. सो इसको हम फैक्ट्स के ज़रिए समझेंगे. तो आइए इसको समझते हैं. थैंक यू सो मच. जी नमस्कार. सो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था, हम शुरू करते हैं अपना आज का जो वीडियो, हु विल फीड इंडिया, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस प्रॉब्लम. एज आई सेड अर्लियर कि ये प्रॉब्लम बड़ी विकराल रूप ले सकती है आने वाले दिनों में, तो आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है. तो लेट्स बिगिन दिस पीपीटी. सो द क्वेश्चन रेज्ड एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1998. जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1998 में एक ये क्वेश्चन उठाया गया था यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉक इन आयरलैंड, जब आयरलैंड के एक बहुत आयरिश फेमाइन यानी अकाल पड़ा था. तो उस अकाल की 150वीं जयंती मनाई गई थी. 150th ईयर जो है उसका जो है उस पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी. और इस फेमाइन में, इस अकाल में नियरली 1 मिलियन पीपल, अबाउट 10 लाख लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे थे. तो फाउंडर ऑफ द US बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक द वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, एंड लेटर प्रेजिडेंट ऑफ अर्थ पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जिनका नाम लेस्टर ब्राउन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेस्टर ब्राउन, इन 1995. तो जैसा कि आप लेस्टर ब्राउन का देख रहे हैं, ये नाम है. 1995 had built on his analysis to come out with a book, Who will feed China. यहाँ एक क्वेश्चन है, Who will feed China. जैसे कि मैंने आपको बताया कि Who will feed India, तो यही क्वेश्चन हम चाइना के एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस प्रकार चाइना का जो हाल है वो हमें बताता है कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं. तो इसको देखते हैं, आइए. तो ये बुक है हु विल फीड चाइना, वेकअप कॉल फॉर अ स्मॉल प्लैनेट, लेस्टर आर ब्राउन, और द वर्ल्ड वॉच इन्वायरमेंटल अलर्ट सीरीज. तो इसमें ये बुक आप इसको परचेज भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, और इसकी जो है आपको फ्रंट कवर जो मैंने आपको दिखाया. तो इसी से हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है. आगे बढ़ते हैं. ऑब्जर्वेशन बाय लेस्टर ब्राउन. इसने क्या ऑब्ज़र्व किया? तो इसने ऑब्ज़र्व किया कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में फूड इम्पोर्टर बन चुका है, इंपोर्ट कर रहा है फूड बाहर से. अब दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, जो कि हर फील्ड में सबसे आगे जा रहा है, वो किस प्रकार से आयात कर रहा है, मंगवा रहा है खाना अपने देश में. तो देयर वर मैनी ग्रुप्स ऑफ एकेडमिशियंस, जो एकेडमिशियंस का डिफरेंट ग्रुप्स थे. कुछ ने इस लेस्टर ब्राउन के हाइपोथेसिस की जो है फेवर में बात की, कुछ ने अगेंस्ट बात की. नेवरदलेस आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल बाद, faced with record high domestic grain prices, China has emerged as the world's biggest food importer.
तो इम्पोर्टर यानी फूड आयात करना, खाना आयात करना, ये बिगेस्ट इम्पोर्टर बन चुका था चाइना 25 साल के बाद। तो इस इशू को इतना हाईलाइट किया 1995 में, और देखिए 2020 में इसका ये हाल हो चुका था। ये बात उसने पहले कह दी थी, लेस्टर ब्राउन। दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट लेस्टर ब्राउन हैड वार्न डेकेड्स बैक। तो उसने कई 25 साल पहले ये बात की थी, जो कि सत्य साबित हुई 2020 आने तक। तो इसके बारे में हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो न्यू रेगुलेशंस बाय जिनपिंग। तो शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है अभी, ऑपरेशन क्लीन प्लेट। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑपरेशन क्लीन प्लेट। अगस्त 2020 में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें कहा गया कि फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी लोगों पर, चाइना के लोगों पर। विद एन एस्टिमेटेड 6% फूड वेस्टेड एवरी ईयर। चाइना में तकरीबन 6% फूड एवरी ईयर वेस्ट होता है, जो कि इतनी समर्था रखता है कि 200 मिलियन पीपल इन चाइना को, यानी चाइना के 200 मिलियन लोगों को खाना उससे प्राप्त हो सकता है, जिन्हें वो खाना, जितना खाना हम वेस्ट कर देते हैं। सो द कैंपेन इवन इन्वॉल्व रेस्टोरेंट्स टू इंश्योर पीपल आर नॉट प्रोवाइडेड विद द लेविश स्प्रेड्स। अब आप होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऑर्डर कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, तो उसके बाद हम अपनी जो है दिखाने के लिए कि हम कितने लेविशली जो है वो बिहेव करते हैं, उसके लिए हम ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन वो खाया नहीं जाता, देन वो वेस्ट हो जाता है। तो इफ़ द कंज्यूमर्स ऑर्डर फॉर 5 मील्स, अगर आप 5 लोग हैं, आपने 5 खाने ऑर्डर किए हैं, तो रेस्टोरेंट्स जो है आपको सिर्फ 4 लोगों का खाना ही सर्व करेगा। ये रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर दिए गए हैं चाइना में, ताकि ऐसा हो एक इंसान का जो फूड है वो कम दिया जाए, अगर ज़रूरत है तो और आ जाएगा, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इंडिया में भी आपने देखा होगा कि हम मैरिजेस में जो खाना वेस्ट होता है, अब वो कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने, NGOs हैं जिन्होंने अब वो फूड इकट्ठा करके और उनको आम लोगों तक, गरीब लोगों तक, नीडी पीपल्स तक जो है पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो ये प्रयास हमारे भी यहाँ शुरू हो गया है, और आप देखिए कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप कहीं देखिए, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, लंगर खाते हैं, तो उसमें एक चीज़, या मंदिर में जाते हैं, लंगर खाते हैं कई जगह, तो उसमें लिखा होता है कि जितना लें, जितना खा सके उतना ही लें, तो आप वेस्ट नहीं कर सकते वहाँ खाना। तो ये अन्न की जो कीमत है हमारे भारत में, पुरानी हमारी सभ्यता जो है इस बात को समझते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो न्यू जनरेशन है, जो लेविश चीज़ों पर खर्चा कर रही है, जो लेविशली अपनी लाइफ, लग्जरी लाइफ जो है वो व्यतीत करने की कोशिश कर रही है, वो परवाह नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया बिफोर 1965, इंडिया की बात करते हैं। द इंसिडेंट रिमाइंड अस द टाइम व्हेन इन 1965, हमारे 1965 में, जैसे कि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में तक प्रधानमंत्री रहे, टिल हिज डेथ वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भारतीयों को ये कहा था कि आप, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और क्योंकि उस समय भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन अभी नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है वो सोमवार का दिन, मंडे का दिन जो है फास्ट के रूप में, व्रत के रूप में इसको बनाएं, ताकि इससे क्या होगा, दिस वाज टू इंश्योर दैट पीपल लर्न टू शेयर एंड केयर। तो आप किस प्रकार अपना अन्न, वो जो बचा अन्न है वो शेयर कर सकते हैं, और किस प्रकार समाज की सहायता कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ फूड की, यानी कि खाने की बहुतायत नहीं थी, कमी थी, तब किस प्रकार से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। In 1965, a year prior to the start of Green Revolution, India has imported 10 million tons of food grains to tide over the severe food crisis. तो भारत ने जब हरित क्रांति से पहले 10 मिलियन टन का आयात करता था भारत अपने ज़रूरतों के लिए, खाद्यान्न का जो है वो आयात किया जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया अटेन फूड सेल्फ सफिशिएंसी। तो हमारे पास खाना जो है, अनाज जो है, फूड ग्रेन जो है वो बहुतायत में होने लगा। बट विद द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ओवर द ईयर्स, अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिसेंसी हैज सेट इन। तो आपके पास अब उसकी कोई चिंता नहीं है, आपके पास बहुतायत में अन्न है, तो उसकी वेस्टेज भी बढ़ी है, और एक
कॉम्प्लिसेंसी, एक आपके मन में एक धारणा है कि हाँ बस अब इसकी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तभी देखिए हमारा किसान बॉर्डर्स पे है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। हमारा अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। तो आप देखिए कि ये एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी जो है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका भुगतान हमें किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इन 1996 चाइना हैड ब्रॉट इन a policy focused to ensure that it meets 95% of its food needs from domestic production. But by 2011, as per the World Trade Organization, China had become the world largest food importer. 1996 1996 में चाइना ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी 95% ज़रूरतें, 95% जो ज़रूरतें हैं खाद्यान्न की, वो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू उत्पाद से ही पूर्ण करेंगे। परंतु 2011 तक आते आते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चाइना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न आयात करने वाला देश बन चुका था। स्टेपल डाइट टू न्यूट्रिशियस डाइट। आज देखिए आजकल का एक नया ट्रेंड चला है कि आप न्यूट्रिशियस फूड की तरफ जा रहे हैं। आप हर चीज़ में न्यूट्रिशन देखते हैं, बड़े कॉन्शियस हो गए हम सब। तो हम देखते हैं कितना कितना किसमें कितना न्यूट्रिशन है, इसमें फ़ैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है। तो हर चीज़ हमें उस पर लिखा होना चाहिए, हम उस हिसाब से खाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले हर चीज़ में ग्रेन्स में ताकत थी। आजकल उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा। देखिए विद राइजिंग इनकम्स, आपकी इनकम बढ़ी, द फूड प्रेफरेंसेस ऑफ द बुर्जुइंग मिडिल क्लास, जो बुर्जियोज हैं यानी जो मध्य श्रेणी के, उच्च मध्य श्रेणी के जो लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपने खाने की आदतों को भी चेंज किया। स्टेपल डाइट से, जो ज़रूरी उनकी डाइट से, एक्सप्लोडिंग डिमांड फॉर मीट एंड न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डायरी। अब डायरी प्रोडक्ट्स में देखिए, आपने आज से 10-15 साल पहले नहीं सुना होगा कि भारत की बात करें तो ये मोज़रेला चीज़ है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें जो हमारे देखते हैं, हम देख रहे हैं ये पिज़्ज़ा में कौन सा चीज़ पढ़ते हैं, ये डिफरेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। तो हमने कभी सुना था? हम सिंपल पनीर की बात करते हैं, हम पनीर दूध से निकालते थे और उसको कंज्यूम करते थे। तो डायरी प्रोडक्ट्स में भी आपको देखिए कि डे बाय डे नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो उन चीज़ों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। और वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? वो आ रही है सब बाहर से, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अनजाने में ही बहुत बड़े इंपोर्टर बनते जा रहे हैं इन चीज़ों के। द चेंज फूड हैबिट्स प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू शिफ्ट द पॉलिसी फोकस फ्रॉम फूड सेल्फ सफिशिएंसी टू अलाउइंग मॉडरेट इंपोर्ट्स। तो उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी तो हमारे पास है, हम सफिशिएंट हैं फूड ग्रेन्स जो है उसके प्रोडक्शन में, लेकिन हम क्या करेंगे, जो मॉडरेट पॉलिसी अपनाइए। मॉडरेट जो इंपोर्ट्स हैं, जैसे ये डिमांड बढ़ रही है तो इसके इंपोर्ट्स आप कीजिए। पर आपको, जैसे हम धीरे धीरे चाइना की वस्तुओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमें अब लगता ही नहीं है कि वो चाइना से है ना। हमें मेड इन चाइना बहुत सारी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। तो ये एकदम नहीं हुआ, टाइम लगा इसको। तो डे बाय डे हम इन चीज़ों के इतने आदी हो गए कि अब अगर हमारे से ये कहें कि आप चाइना का प्रोडक्ट ना लो तो ये हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम कौन सा प्रोडक्ट छोड़ेंगे, कौन सा नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, हमारे लिए मुश्किल है। तो रिजल्ट्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, अब क्या हुआ कि मास अर्बनाइजेशन एंड द एफर्ट्स टू मूव अ बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू जॉइन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स। अब तो लोग क्या था, जैसे मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उद्योगीकरण हुआ, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोगों ने अपनी खेती बाड़ी का काम छोड़ के वो शहरों में बसने शुरू हो गए। तो जब शहर, बड़े बड़े शहर जैसे शंघाई या आप देखें चाइना के बहुत बड़े शहर हैं, तो लोग जैसे वहाँ पलायन करने शुरू हुए तो वर्कफोर्स घटी, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स बढ़ी, खेती में वो घट गई। अब जो सिटीज़ हैं उनमें खेती तो नहीं होती, तो एक प्रोडक्शन गैप क्रिएट हो गया। एट द सेम टाइम इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो इंटेंसिव फार्मिंग क्या था कि कहाँ तो हम भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ देते थे कि यार हमें अनाज की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो भूमि को खाली छोड़ दो, जितनी ज़रूरत है उतना ही उगाओ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग क्या, जब हमें ज़रूरत थी, क्रांति आई है, जैसे हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, वैसे इन क्रांतियों में क्या हुआ कि इंटेंसिव फार्मिंग होने चाहिए। एक इस साल में फसल 3 फसलें ले लो, 4 फसलें ले लो,
2 फसलें तो है ही है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पे स्प्रे करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उत्पादन लो, झाड़ अच्छा आना चाहिए। हैवी सॉइल कंटेमिनेशन तो नेचुरल है, जब आप स्प्रे ज़्यादा करेंगे कंटेमिनेशन होगी ज़्यादा, तो ग्राउंड वाटर जो है डिक्लाइन हो रहा है, जैसा कि आज हमारा हो रहा है। सेम हम वही पंजाब में बात करें तो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे डिक्लाइन करता जा रहा है, बुरा हाल होने वाला है। एज वेल एज पोल्यूशन, वो तो है ही है। आप जब स्टबल बर्निंग करते हैं तो आप पोल्यूशन करते हैं, आप स्प्रे करते हैं तो कहीं आप पोल्यूशन, तो पोल्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। एंड द रिजल्टिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ एरेबल लैंड्स। अब क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट की यानी पर्यावरण की जो क्षति हुई, उससे डिग्रेडेशन से जो आपकी उपजाऊ भूमि थी उसकी संख्या भी डे बाय डे कम होने लगी। prompting China to announce that it will protect 120 million hectares of farmlands to meet its food security needs। तो चाइना ने रिजर्व कर दी कि 120 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो उसकी फूड सिक्योरिटी नीड्स के लिए रिजर्व कर दी जाए। इसको नहीं बेचेगा कोई, ना ही इसको और किसी प्रकार से यूज़ किया जाएगा। सरप्लस ग्रेन प्रोडक्शन, as the average farm size in China declined to 1.6 acres, the growing appetite for chemical fertilizers, including nitrogen, coupled with direct income support for farmers, had resulted a grain surplus of 600 million tons in 2017। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग और यूरिया का प्रयोग, और इन सारे प्रयोगों से, केमिकल फर्टिलाइज़र से, नाइट्रोजन जो है वो देने से फसल तो बढ़ गई। फसल कितनी बढ़ी? 600 मिलियन टन इन 2017 फूड ग्रेन सरप्लस था उनके पास, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो बाद में, और वो हम चुका रहे हैं आज के समय में। आप देखें तो मालवा बेल्ट हमारी जो है कैंसर बेल्ट बन गई, क्योंकि रिवर्स बोरिंग का इशू वहाँ से आया था। वो पानी जो केमिकल्स हैं रिवर्स बोरिंग करके ज़मीन में डाले गए, और ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल्स आ चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम तो डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। सेम चाइना का, ये उदाहरण आप चाइना का ले रहे हैं, लेकिन सेम इंडिया में चल रहा है, और आने वाले समय में हमें इसे, तभी मैंने आपको कहा ये बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है हमें जिसको इनकाउंटर करना है इन फ्यूचर। Although the soils were busting, the growing demand for nutritious food including beef also soared meanwhile। तो क्या हुआ कि चलो भूमि के साथ जो हो रहा है, हमारे न्यूट्रिशियस फूड के लिए जो जैसे बीफ है, मीट है, इसके लिए हमारी जो है वो मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो द सेल ऑफ बीफ टू चाइना फॉर इंस्टेंस ग्रोन बाय 19,000%। चाइना में बीफ की जो सेल है 19,000% बढ़ गई। A change in diet therefore forced China to scout for food all over the world, including India and Pakistan। तो उनकी डिमांड उनकी सप्लाई से बढ़ गई। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल जो है वो फैक्टर है, सिंपल एक फैक्ट है कि आपकी डिमांड जब ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप सप्लाई के लिए बाहर जाओगे। तो इंडिया एंड पाकिस्तान से फूड जो है इंपोर्ट करना शुरू किया गया। तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से नहीं, आगे आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे चाइनाज मेजर फूड इंपोर्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स में ये बताया गया है चाइनाज इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, वीट, सोगम एंड बार्ले। तो चाइना का जो 2020 में जो इम्पोर्ट है, अब देखिए कॉर्न का इम्पोर्ट है 136%, वीट का इम्पोर्ट है 140%, सोगम यानी चारा 437%, और बार्ले 36.3% रिस्पेक्टिवली वो इम्पोर्ट कर रहा है। ये चाइना का 2020 की रेटिंग्स है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी इट हैज़ एग्जॉस्टेड सोयाबीन सप्लाइज फ्रॉम ब्राज़ील। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोया प्रोड्यूसर है जो है ब्राज़ील, उससे इसने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है सोयाबीन करना शुरू कर दिया। उसको एग्जॉस्ट करने के बाद अब ये टर्न कर चुका है यूएस की तरफ। अब यूएस से सोयाबीन लेने की कोशिश हो रही है। अनेबल टू मीट इट्स ग्रोइंग फूड नीड्स डोमेस्टिकली, अपने घरेलू जो है इसको फूड की ज़रूरतों को, खाद्यान्न की ज़रूरत को पूरा ना करने की वजह से चाइना हैज़ बीन ऑन एन एग्रेसिव स्प्री बाइंग फार्मलैंड्स इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अब देखिए अफ्रीका से इसने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं, लैटिन अमेरिका में ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं। अब नाउ टर्निंग इट्स अटेंशन टू परचेज फार्मलैंड्स इन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी जो है वो भूख बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही है चाइना की। दैट्स वाई ये फार्मलैंड्स परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे देशों।
China's farmland in abroad and lesson for India. The website farmlandgrab.com, ये एक वेबसाइट है, आप चाहें चेक कर सकते हैं. Estimates that since 2010 China has already made an investment of 94 billion dollars in farm activities abroad, purchasing 3.2 million hectares. तो इसने 94 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च कर दिए हैं 3.2 मिलियन हेक्टेयर्स भूमि बाहर दूसरे देशों में खरीदने के लिए. While China is clearly on the brink of severe food crisis, these are important lessons here for India. अब देखिए चाइना, मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ. अब चाइना का जो हाल है वो आप देख लिया, आपने समझ लिया, तो अब इंडिया उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, तो इंडिया का क्या हाल होगा. लेसन है हमारे लिए. इन ए कंट्री इन ए कंट्री वेयर मेन लाइन इकोनॉमिक्स जो हैं वो कट पेस्ट थ्योरी पर चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ ना तो कोई मेजर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आ रहे हैं ना ही आए हैं. हरित क्रांति के बाद हम बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं. हमारी भूमि पर उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप देखिए आप प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर इन नियर टाइम्स आप देखिए उसका जो है हमें पे भी करना पड़ता है. The Chinese example illustrates how the transformation from state-regulated farming to market-oriented agriculture has brought it closer to an unmanageable food crisis, pointing to a bigger crisis ahead. आप देख रहे हैं जैसे आजकल किसान धरने पर बैठे हैं, मार्केट ओरिएंटेड जो है वो एग्रीकल्चर हो चुकी है. तो हिंदुस्तान में अभी शायद इस तरह का इतना ज़्यादा हम प्रभाव नहीं देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो मार्केट को ज़रूरत है आप उसी तरीके से खेती करेंगे, जो आपको चाहिए आप वही उगाएंगे, क्योंकि आपको मार्केट ओरिएंटेड खेती करनी पड़ेगी. पर ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स के हिसाब से चल रहा है, तो इस पर ये एक बड़ा इशू है कि किस प्रकार से सरकार को नियंत्रित करना चाहिए. डाइवर्सिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स जो है वो किस प्रकार लागू करनी चाहिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हमें सीखनी अभी बाकी हैं. चाइना प्रोवाइड्स $206 बिलियन फार्म सब्सिडीज़ एवरी ईयर, हर साल वो देता है. एंड इसमें ऐड क्या करता है, टेंस ऑफ बिलियन स्पेंट ऑन इम्पोर्टिंग फूड ईयर एंड आफ्टर ईयर. हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च करता है फूड इंपोर्ट पर. It shows if the same amount had gone into converting small farmlands into economic powerhouses, the world's biggest grain producer could have easily avoided turning into world's biggest grain importer. अगर इतना धन वो खर्च करे छोटे फार्मलैंड्स को इकोनॉमिक पावर हाउसेस बनाने में, फूड डाइवर्सिफिकेशन करे, और आजकल जैसे टाइम बदल गया है, हमें छोटी स्पेस पर किस प्रकार से ज़्यादा ज़्यादा हम जो है वो खेती कर सकते हैं. जैसे न्यूयॉर्क में एक एग्जांपल उन्होंने दिया था कि हमें 90 बिल्डिंग आप दे दें तो हम पूरे न्यूयॉर्क को हर चीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं. इन यू कैन से कि पूरा साल ऑल ईयर हमें हर चीज़ मिलेगी, सिर्फ 90 बिल्डिंग्स उनको प्रोवाइड किया जाए. एक डिस्कवरी चैनल पर एक जो है टॉक शो में ये बताया गया था. तो इस प्रकार किस प्रकार से आप इकोनॉमिक पावर हाउस बना सकते हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट. अब देखिए दुनिया का सबसे ज़्यादा अनाज भी चाइना उगा रहा है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टर जो है बनता जा रहा है. देयर वाज एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पाथवे मोर सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, द चाइना फेल्ड टू अंडरटेक. चाइना इसको नहीं समझ रहा है और इस प्रकार उसकी मुश्किलें डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही हैं. इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू गो ऑन द सेम बीटन ट्रैक और लेस. द क्वेश्चन इज टू हु विल फीड इंडिया विल कंटिन्यू हॉन्ट फ्यूचर जनरेशंस. हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये क्वेश्चन, ये प्रश्न तंग करता रहेगा, दुखी करता रहेगा कि अगर इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे तो डे बाय डे पानी ख़त्म हो रहा है, अनाज कम हो जाएगा, तो किस प्रकार हम अपनी ग्रोइंग नीड्स को टैकल करेंगे. भारत की अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था से बहुत पीछे है. अगर हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है तो हमें वो गलतियाँ नहीं दोहरानी जो चाइना कर रहा है या कर चुका है. सो एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ लाइक कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट्स लिखें आपने ज़रूर, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल से हिस्ट्री एंड शायरी. थैंक यू सो मच.